ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। कॉल पे या व्हाट्सअप SMS पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय होगा फलित ज्योतिष के दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं जो महान लोग हो गए हैं, ऐसे लोगों की जन्मपत्री का विश्लेषण है। जैसे राजा विक्रमादित्य, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी जन्मपत्री में 4-4, 5-5 ग्रह उच्च के होने के बाद भी इतना स्ट्रगल इनके जीवन में क्यों आया, यही जानते हैं आज। नीच का ग्रह कहाँ बैठा होता है या नीच का ग्रह जहाँ भी बैठा होता है वहाँ का प्रभाव या उसकी जहाँ बैठे होते हैं वहाँ का प्रभाव भले ही उनका कमज़ोर हो, लेकिन जो उनकी दृष्टि होती है, दृष्टि का प्रभाव उनका पॉजिटिव और अच्छा होता है। लेकिन यूँ समझें कि जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी में टॉप फ्लोर पे चढ़ा हो और नीचे देख रहा हो और नीचे का व्यक्ति ऊपर देख रहा हो, यानी यूँ समझिए कि नीचे वाला तो नीचे देख रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन ऊपर वाला जो होता है उसको अपना टारगेट पूरा करना है। ऐसा ग्रहों का एक तारतम्य होता है। जैसे कि दूरियां नीचे या ऊपर की दूरियों को ही, यानी पास और दूरी को ही उच्च और नीच का स्थान प्राप्त है। और उच्च और नीच इसी दूरियों के कारण ही ऋषियों ने इनको यह शब्द का नामकरण किया है, उच्च और नीच का। अब सबसे पहले के एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये जो विश्लेषण होगा ये कालिदास जी की जन्मपत्री के विषय में विश्लेषण करेंगे आज। कालिदास जी की जन्मपत्री की व्याख्या से पहले उनकी जीवन की भूमिका के विषय में जानते हैं। एक अभिज्ञान शकुंतलन नामक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था उन्होंने। ग्रंथ तो और भी बहुत सारे लिखे थे और उनका जो निजी ज्ञान था वो इस प्रकार का था कि जिस पेड़ में बैठ करके और जिस डाल में बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं। अर्थात उनको यह समझ नहीं थी कि मैं जिस डाल में बैठा हूँ उसको ही काट रहा हूँ, उसका अंजाम क्या होगा। समझ सकते हैं उनके बुद्धिमत्ता, ज्ञान की क्षमता को इससे माप सकते हैं आप। और इसके साथ ही उज्जैनी में एक बहुत बड़े राजा हुए विदुषी नाम के, उनकी पुत्री राजकुमारी विदोत्तमा नाम की थी। उनका विवाह इस लिए नहीं हो पा रहा था कि वो शास्त्रार्थ करके, उनकी शर्त थी कि जो मेरे से शास्त्रार्थ करके पराजित करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। और वह हमेशा बुला करके अपने सभागार में और वर पक्ष के व्यक्ति को अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से वो पराजित कर दिया करती थी। राजा, साथ ही राजा के मंत्री, विद्वानगण, सबका एक मत हुआ कि इस तरह से तो राजकुमारी की शादी नहीं हो पाएगी, क्या करें। कुछ लोगों का मत हुआ कि कालिदास को बुलाओ, सांकेतिक प्रश्न और उत्तर का सवाल जवाब होगा।
तो कुछ लोगों ने मत दिया कि नहीं, ये बात ठीक है भाई, कालिदास को बुलाया जाए सभा में। सभागार में कालिदास को बुला करके सवाल और जवाब मंत्रियों की सूझबूझ से संकेतिक रखे गए। तब राजकुमारी ने अपनी एक उंगली का संकेत किया। एक उंगली का संकेत यह था कि कालिदास के समझ में ये आया कि मेरी एक आंख फोड़ने के लिए राजकुमारी बोल रही है। इसलिए कालिदास जी ने दूसरी दो उंगली उठा करके संकेत किया। राजकुमारी विस्मृत हो गई। मंत्रियों ने कहा कि कालिदास जी के इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कालिदास जी कि ईश्वर एक नहीं दो होता है। राजकुमारी का जो एक उंगली का संकेत था वह यह था कि ईश्वर एक होता है, और कालिदास जी ने दो उंगली उठाया, उसका अनुवाद किया विद्वानों ने कालिदास जी के पक्ष से कि ईश्वर एक नहीं दो, निराकार, आकार और निराकार। तो इस हिसाब से रानी को संबोधित किया। फिर कालिदास जी का रानी ने अपने हाथ का पंजा उठा करके दिखाया, तो कालिदास जी के समझ में ये आया कि ये हाथ का पंजा दिखा रही हैं इसलिए मुझे मारने के लिए। तो कालिदास जी ने अपने हाथ का मुट्ठी बांध करके मुक्का दिखाया। तो कालिदास जी के पक्ष से विद्वान और मंत्री थे जवाब देने के लिए। इसका जवाब विद्वान और मंत्रियों ने राजकुमारी को इस तरह से दिया कि आपका मत है कि 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है, और कालिदास जी का मत है कि पांचों तत्व से मिलकर, पांचों, जब तक 5 ये मुट्ठी जो बांध रहे हैं 5 मिला करके एक, इनका मुट्ठी बांधने का जो संकेत है वो ये है कि जब तक यूनाइटेड नहीं होगा, पांचों तत्व जब तक एक नहीं होंगे तब तक सृजन नहीं हो सकता। यह सवाल का जवाब जब राजकुमारी को मिला तो राजकुमारी को कुछ संतुष्टि हुई। इसके बाद में अब आगे देखते हैं इनकी जन्मपत्री के विषय में। इनका जीवन रूपांतरित कैसे हुआ, एक महामूर्ख से महाकवि कैसे बने। इनकी जन्मपत्री मिथुन लग्न की थी, और मिथुन लग्न की जन्मपत्री 5वें भाव में शनि उच्च के बैठे हुए थे, जिनके कारण इनका जीवन रूपांतरित हुआ। शनि के कारण इतने बड़े विद्वान हुए, लेकिन शनि की दृष्टि 11वें भाव में पड़ने के कारण इनके जीवन में आर्थिक संकट का सामना इनको करना पड़ा। और तीसरी दृष्टि इनके 7वें भाव में पत्नी के हाउस में पड़ने के प्रभाव से ये पत्नी के होते हुए भी पत्नी से इनकी बनी नहीं। इससे अच्छा सूत्र और क्या हो सकता है समझने के लिए। आगे चलते हैं, अब गुरु को देखते हैं। गुरु को देखिए कि 8वें भाव में गुरु नीच के हैं। कालिदास जी की जन्मपत्री में 8वें भाव में गुरु नीच के बैठे हैं। 8वां भाव आयु का भी है। नीच का गुरु के कारण आयु में दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन 8वां भाव का अधिपति शनिदेव 5वें हाउस में उच्च के होकर के बैठे हैं, जिसके कारण यह दीर्घजीवी हुए। और 8वें भाव में बैठकर गुरु दूसरे भाव को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके कारण दूसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। 8वें भाव से गुरु नीच के दूसरे भाव में जहां चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण ये इनके जीवन में एक बड़ा भारी काव्य का जन्म हुआ। अच्छे कवि हुए। गुरु ने दूसरे भाव को देख करके इतना बड़ा
इतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ज्ञान भर दिया जिससे विक्रमादित्य के 9वें रत्न में गिने गए। कहने का मतलब यह है मित्रों कि नेगेटिव प्लैनेट भी अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है, जैसे कि 8वें भाव में नीच का गुरु और दूसरे भाव में दृष्टि, दूसरे भाव वाक्पटुता बोलने की शैली, और वहाँ पर चंद्रमा और शुक्र का तारतम्य युति कॉम्बिनेशन एक साथ होना और गुरु की दृष्टि एक महाकवि का जन्म दे दिया, एक महाकवि का निर्माण कर दिया और इतने बड़े कवि हुए कि संसार में विख्यात हुए। मित्रों, इसलिए ग्रह नीच या उच्च का है यह मायने नहीं रखता है, ग्रह की दृष्टि भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ग्रह जहाँ नीच का होकर के बैठा होता है वह भाव तो उसके प्रभाव में होता है, लेकिन दृष्टि से अपने अच्छे पावर से ही देखते हैं, दृष्टि से अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है जिस भाव को देखते हैं। मित्रों, इसी के साथ आज आप सबको मेरा नमस्कार।